जय हिंद एवरीवन, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पर, जिस पे ये वीडियो का आप शीर्षक देख पा रहे हैं। इस वीडियो के शीर्षक में आपको क्या है, नासा के जो हमारे साइंटिस्ट थे, नासा के जो साइंटिस्ट थे बुश विल्मोर एंड द सुनीता विलियम्स, तो हाल ही में ये लोग सेफली अर्थ पर वापस आ चुके हैं। तो सुनीता विलियम्स इज फाइनली बैक ऑन अर्थ ऑन वेडनेसडे आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन आउट स्टे ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अभी आगे के इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, कहाँ पे है, किस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं, और यहाँ पे जो कि ये केवल एक 8 दिन के मिशन पे गए थे और इनको एक्स्ट्रा 278 डेज रहना पड़ा, यानी वो जून 5 को ये गए थे और अब जाके मार्च में ये वापस आ पाए हैं। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि इट सर्टेनली बिकेम द मोस्ट क्लोजली वॉच्ड एंड स्क्रूटनाइज्ड वन। तो इनकी जो जर्नी थी ये काफी ज्यादा क्लोजली वॉच्ड थी, बिकॉज आप जब स्पेस पे, जहाँ पे एक तरह से माइक्रो ग्रेविटी होती है, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, माइक्रो क्यों, माइक्रो माने एक तरह से होता है कि आपका बहुत बहुत कम, एक तरह से 10⁻⁻⁶ जो आपका इतना कम होता है जो माइक्रो, तो माइक्रो ग्रेविटी यानी ग्रेविटी इतनी कम होती है, जितनी अर्थ पे ग्रेविटी होती है उसका इतना कम वहां पे होता है। तो माइक्रो ग्रेविटी की कंडीशन पे और एकदम जीरो ग्रेविटी की कंडीशन अगर हो तो वहां पे ह्यूमन बॉडी पर क्या फर्क पड़ता है, इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो उसी में हम लोग देखते हैं कि नासास एस्ट्रोनॉट्स, नासा के जो एस्ट्रोनॉट हैं, रिटर्न टू अर्थ आफ्टर बीइंग स्टक इन स्पेस फॉर 286 डेज, 286 डेज यानी 278 डेज एक्स्ट्रा, और जो आपके गए हुए थे 8 दिन के लिए बस गए हुए थे, यानी 8 डेज की जर्नी, और वो जर्नी बन गई कितनी, 286 डेज की, और मतलब इतनी लंबी वो जर्नी बन जाती है। तो दे हैड ट्रैवल्ड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन है विश्व की अलग अलग स्पेस एजेंसीज का। तो जिसमें ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, तो किस में गए थे, बोइंग का जो CST-100 स्टार लाइनर मतलब एक तरह से शिप था, स्पेसशिप था, उसमें से ये आपके पहुंचे हुए थे। स्टार लाइनर एक्सपीरियंस हीलियम लीक। अच्छा, ये जो आपके एक तरह से कोई भी चीज, आप सभी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को ये चीज पता होगी कि जब भी कोई चीज, जैसे अर्थ है, अर्थ की अपनी एक ग्रेविटी होती है। ये जो अर्थ है, इस अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर जो अर्थ का होता है ये 400, वैसे तो 1600 किलोमीटर, लेकिन 400 किलोमीटर तक ये आपका इसकी जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो 97% डेंसिटी है वो इतने में ही देखने को मिलती है। बाकी तो एकदम रेयरली स्पार्स जो अर्थ का क्या है आपका एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। तो अगर कोई भी चीज, और अर्थ के आसपास जो भी, अच्छा अर्थ के आसपास ये जो सारी गैसेज हैं, ये एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ है, इसका ब्लैंकेट ये क्यों नहीं हवा में एक तरह से अंतरिक्ष में ऐसे करके उड़ जाता है, बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी यानी कि अगर हमको कोई भी चीज अर्थ ऐसी फेंकनी है कि वो सीधे स्पेस में चली जाए अर्थ से, तो उसके लिए एक होती है एस्केप वेलोसिटी, कि मतलब अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ अपनी ग्रेविटी से जिस चीज को अपनी ओर खींच के रख रही है, अपने ओर उसने बांध के रखा हुआ है, तो कोई चीज अगर हमको अर्थ से बाहर स्पेस में फेंकनी है तो इतनी स्पीड से फेंको कि वो अर्थ की ग्रेविटी को भी पार कर जाए। मतलब कोई आपको पकड़ के खींच रहा है तो आप उससे ज्यादा ताकत लगाओ, कि उससे ज्यादा पावर आप लगा दो तो आप उधर चले जाओ, वो आपको इधर ना खींच पाए। तो वही चीज आपकी होती है, उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब अगर मुझे ये मार्कर स्पेस के बाहर फेंकना है, स्पेस में फेंकना है, तो मुझे 11.2 किलोमीटर की स्पीड इसको देनी है, और ये हमारे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा। तो सेम ये जो गैसेस होती हैं, एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती हैं अर्थ के चारों ओर, इनकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो इससे कम होती है। दैट इज वाई वो एटमॉस्फेयर पूरा बना होता है, ठीक है। तो यहीं पे आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे एक तरह से मिडिल अर्थ ऑर्बिट में हमको यहाँ से लगभग एक तरह से आपका देखो तो 350-400 किलोमीटर की दूरी पर आपका क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये स्टार लाइनर इसका जो शिप था, अब ये जो आपके स्पेस में जाने वाले जो आपके जो कैप्सूल्स वगैरह होती है, इनको जो भेजा जाता है ना, तो बहुत पावर, इतना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड देने के लिए पावर बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो ऐसे वेसल्स में जो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है, और लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, कैसे, एज अ फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। क्रायोजेनिक क्यों, क्योंकि -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों गैसेस को लिक्विड रखना होता है। यही तो चैलेंज होता है, यही तो आपके क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। तो ये स्टार लाइनर ने एक्सपीरियंस किया है हीलियम लीक। अब इसमें से क्या हो रहा था, हीलियम लीक हो रहा था, मतलब जिस शिप से इनको पहुंचाया गया था उसमें हीलियम लीक हो रहा था, एंड अ मैल फंक्शनिंग थ्रस्टर, और जो थ्रस्टर उसके थे, जो उसको पावर बूस्टर्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें कुछ मैल फंक्शनिंग देखने को मिली, विच हेल्प्स स्टीयर एंड कंट्रोल री एंट्री, मेकिंग इट अनसेफ फॉर एस्ट्रोनॉट्स। और ये ऐसा था कि अगर वो हीलियम कंटिन्यू अगर उस तरह से लीक करता रहेगा तो उसमें से एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती थी, है ना। तो इस तरह के कई स्पेस में एक्सीडेंट्स हुए हैं। अब हमारे ही देश की भारतीय मूल की जो महिला थी कल्पना चावला, है ना, उनका भी जब वापस वो स्पेस में एक बार उनकी जर्नी
जर्नी हुई थी, दोबारा फिर से वो गई हुई थी और वापस आते वक्त ही उनका एक तरह से जो स्पेसशिप था वो एक तरह से क्या हुआ था, अर्थ की ग्रेविटी में जब वो एंटर कर रहा था तो उसमें आग लग जाती है ना। तो सोवियत कॉस्मोनॉट वैलेरी पोलियाकोव, सोवियत के एक जो कॉस्मोनॉट हैं, कॉस्मोनॉट यानी कि जो कॉस्मोस में यानी ब्रह्मांड में जो भ्रमण करते हैं, तो सोवियत के जो कॉस्मोनॉट हैं वैलेरी पोलियाकोव, इन्होंने होल्ड किया है रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्टे इन स्पेस स्पेंडिंग 438 डेज अबाउट द मीर स्पेस स्टेशन। तो इन्होंने सबसे लंबे समय तक, अब ये भी एक करंट अफेयर का ही टॉपिक है, ये भी आपको स्टैटिक जीके का है, याद रखना है कि स्पेस पे सबसे लंबे समय तक समय बिताने वाले व्यक्ति कौन है, वो रशियन है वैलेरी पोलियाकोव। और कितने दिन तक इन्होंने स्पेंड किया है, तो 438 डेज। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम एक्सटेंडेड स्टे। अब जब इनका स्टे जो कि 8 डेज का था और वो तब्दील हो गया मतलब एक तरह से 286 डेज में, तो इसमें अब ये था कि वहां पे बैठ के रोना तो है नहीं, तो वहां पे क्या करना है, तो वहां पे उस अपॉर्चुनिटी को मतलब वो जो लंबा समय मिल गया है उसको यूज करना है एज अ एक्सपेरिमेंट, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम एक्सटेंडेड स्टे, यानी कि ये जो अनवांटेड एक्सटेंडेड स्टे इनको मिल गया, उसको उन्होंने क्या किया, ये दोनों जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स थे, इसमें मेडिकल रिसर्च के लिए, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग और डीप स्पेस मिशन प्रिपरेशंस के लिए इन्होंने उस समय का सदुपयोग किया। उसमें क्या किया, इट ऑफर्स अ रेयर चांस टू स्टडी अनप्लान्ड लॉन्ग टर्म स्पेस एक्सपोजर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो इनको ये था कि अगर इस तरह से अनप्लान्ड, बिकॉज अगर आप कहीं 8 दिन की जर्नी के लिए जा रहे हो तो आप 8 दिन का सामान लेके जा रहे हो ना, और वहां पे आपको कितने दिन लंबा रहना पड़े, तो उसके लिए तो ये है कि अनप्लान्ड उसमें तो क्या स्पेस स्टेशन ह्यूमन लाइफ को वहां पे कैसे सपोर्ट करेगा, है ना। फिर टेक्नोलॉजी टेस्टिंग होती है, तो हेल्प एसेस हाउ लाइफ सपोर्ट सिस्टम वहां पे वर्क कर रहा है, ऑन बोर्ड इक्विपमेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। डीप स्पेस मिशन प्रिपरेशन के बारे में देखा जाए तो ये वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर में अगर जो मनुष्य है वो मार्स पे जाएगा या लूनर एक्सप्लोरेशंस करेगा यानी चंद्रमा पे जाएगा, तो वहां एस्ट्रोनॉट्स ऐसे एक्सटेंडेड पीरियड के लिए कैसे वहां पे रुक सकते हैं। स्पेस की रेडिएशन, स्पेस पे बहुत तरह के विकिरण चलते रहते हैं। इवन जो रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन नाम से हम लोग डर जाते हैं। सोलर की, इस जो सूर्य की प्रकाश आ रहा है इसको भी सोलर रेडिएशन बोलते हैं। वो तो हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में एक छन्नी लगी हुई है ओजोन नाम की, जो हार्मफुल रेडिएशन को हमारे तक नहीं आने देती है, और तभी ओजोन को अगर नुकसान पहुंचेगा, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, तो वो हार्मफुल रेडिएशन भी आएगा और इंसान को स्किन कैंसर कॉज करेगा। तो ऐसे में स्पेस में, अब वो स्पेस में थोड़ी ना वो छन्नी लगी हुई है ओजोन की, कोई वही हार्मफुल चीज हम पे नहीं आएगी। तो स्पेस में रेडिएशन जो होता है तो यही है कि एक्सपोजर टू कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक जो रेज हैं अगर उससे ह्यूमन बॉडी एक्सपोज होती है, या सोलर रेडिएशन इंक्रीज, तो बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन डायरेक्ट अगर उस पर पड़ता है तो इससे उनमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ग्रेविटी फील्ड, माइक्रोग्रेविटी, अच्छा हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी कंटेंट है, हमारी बॉडी सरफेस पर रहने की आदि है, तो हमारी बॉडी को एक ग्रेविटी की आदत है, तो ये सब कुछ बंधा हुआ है पूरी बॉडी, है ना। अगर ग्रेविटी ना हो तो चारों तरफ उड़ने लगते हैं व्यक्ति, तो उसी तरह से बॉडी की जो बोन की जो मसल्स वगैरह हैं, बोन डेंसिटी भी कम होने लगती है। तो माइक्रोग्रेविटी पे जो समस्याएं होती है, इट लीड्स टू मसल एट्रोफी। इवन कई लोग तो ऐसे होते हैं कि स्पेस में जाने के बाद उनकी हाइट बढ़ जाती है ना, बिकॉज ग्रेविटी आपको, आप लोग ऐसे, हम लोग समझते हैं कि भाई 13-14 साल के बाद फिर हाइट नहीं बढ़ती, ज्यादा से ज्यादा 15-16 साल, बॉयज में 16-17 साल होता है, गर्ल्स में 15 ईयर्स तक, है ना, मतलब इतना अप्रोक्स एवरेज लिया जाता है कि इतने तक ही हाइट बढ़ती है। लेकिन स्पेस में क्या होता है कि तो ग्रेविटी एक तरह से जो आपकी होती है वहां तो नहीं होती है, तो वहां पे हाइट भी बढ़ जाती है लोगों की, ठीक है। तो माइक्रोग्रेविटी लीड्स टू मसल एट्रोफी एंड बोन डेंसिटी लॉस, तो वहां पे बोन डेंसिटी भी लॉस हो जाती है वाइल री एक्सपोज टू अर्थ ग्रेविटी। और लेकिन जब आप फिर से अर्थ की ग्रेविटी में आते हो, री एक्सपोज होते हो, तो आपकी बॉडी उसको फिर से बैलेंस आउट कर लेती है, ठीक है। तो नासा ने ऑब्जर्व किया है वेट बेयरिंग बोन लॉस ऑफ 1% टू 1.5% पर मंथ इन माइक्रोग्रेविटी। नासा ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि माइक्रोग्रेविटी वाली सिचुएशन में 1% से लेकर 1.5% तक आपके क्या होती है, बॉडी की जो बोन डेंसिटी होती है वो रिड्यूस करती है। आइसोलेशन एंड कन्फाइनमेंट, यानी कि आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट का क्या असर होता है कि बहुत लंबे समय तक आप अगर एक सेक्लूडेड प्लेस पे रहेंगे, एक अलग जगह पे आप रहेंगे, तो वहां पे कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी होती है, मेंटल वेलबींग पे भी असर पड़ता है, यानी व्यक्ति के जो मेंटल वेलबींग, जो मेंटल डायनेमिक्स होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, वो भी बिगड़ने लगते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हमारा अर्थ है, तो हमारे अर्थ के चारों ओर जो ऑर्बिट्स होते हैं, जहाँ पे सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं, तो ये ऑर्बिट्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, ये 160 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक के एरिया का होता है। एक होता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट,
है ना, जहां पे हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखने को मिलता है। और एक होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, यानी इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कोई चीज भेजी तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी वैसे वैसे ये भी रोटेट करेगा, ठीक है। तो हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं उनको हाई अर्थ ऑर्बिट पे भेजा जाता है। और जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इसकी अगर एक तरह से हाइट देखी जाए तो यहाँ पे 400 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई पर ये आपको देखने को मिलता है। और यह दिन में एक तरह से 16 बार अर्थ के चक्कर लगाता है, तभी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आपको 16 बार आपको क्या देखने को मिलता है, आपको सनराइज और सनसेट देखने को मिलता है। तो ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। और अगर चीज देखी जाए यहाँ पे हमारा जो हबल स्पेस जो टेलीस्कोप भेजा गया है वो हमारा यहाँ पे इतनी मतलब एक तरह से ऊंचाई पे यहाँ पे सिचुएटेड है। ग्लोसनास जो आपका मतलब एक तरह से भेजा गया है उसकी ऊंचाई आपकी कितनी है, ये 20,000 किलोमीटर से ऊपर मतलब यहाँ पे इसको भेजा गया है, ठीक है। चलिए, और फिर उसके बाद ये जो हमारे ये सारे हमारे एक तरह से क्या है, गैलीलियो जीपीएस, जो जीपीएस सिस्टम है जो गूगल का जो मतलब एक तरह से अमेरिका का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसके सैटेलाइट्स इतनी ऊंचाई पर है। तो यहाँ पे ऊंचाई इसको आप देख सकते हैं, इसमें आपको काफी अच्छा मैप है ये, ठीक है। अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इट इज अ हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये एक हैबिटेबल यानी रहने योग्य, ये एक तरह से क्या है, ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। कहाँ पे है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। कितनी ऊंचाई पर है लो अर्थ ऑर्बिट में, तो यह 370 से 460 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। की पार्टनर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इसको बनाया है, तो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट का जो नासा है, जापान का जो जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी और रशिया का रोस्कॉस्मोस है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने का, साइंटिफिक रिसर्च करना, R&D करना, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग करना, डीप स्पेस जो एक्सप्लोरेशन है कि अंतरिक्ष में अंदर क्या सारी चीजें हैं उसको एक्सप्लोर करना, ये सारी जानकारियां यहाँ से हमको मिलती हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन से वेसल से या कौन से स्पेसक्राफ्ट से ये वापस आए हैं सुनीता विलियम्स और बज विल्मोर, तो इनको लेके आया गया है जो नासा कह रहे हैं, जो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसका जो ड्रैगन क्राफ्ट जो है उसमें से इनको लेकर आया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाल ही में अभी प्रेसिडेंट ट्रंप से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे ये मतलब जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स हैं जो वहां पे सेक्लूडेड मतलब वहां पे फंस गए थे, तो इनको क्या एक्सटेंडेड पे मिलेगा कि वहां पे ये जो आपके रह रहे हैं। तो ये था, तो ट्रंप ने ऐसे कहा कि अगर मुझे तो अभी इसके बारे में पता नहीं, अगर हाँ कुछ ऐसा होगा, अगर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है क्योंकि तो मैं उनको अपनी तरफ से पे करूंगा। बाकी उन्होंने कहा इलॉन मस्क का हमें थैंक करना चाहिए, अगर इलॉन मस्क नहीं होते तो हमारे वो एस्ट्रोनॉट्स को अभी भी नहीं वापस आ पाते और अभी भी वहां पे फंसे रहते। तो ये पूरी जानकारी थी हमारे नासा के मिशन के बारे में और सुनीता विलियम्स और बज विल्मोर के वापस आने के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। ये रहे हमारे NDA 2 का जो टारगेट बैच है 2025 और हमारा जो CDS का टारगेट बैच है 2025, इसमें एडमिशंस ऑफलाइन बैचेस में एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, तो आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। ये रहे हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का प्ले स्टोर पे जाके आपको ऐप मिल जाएगा, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारे सेक्शंस डिवाइडेड हैं, कहाँ पे आप किस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी आपका जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं हर चीज के सेक्शन डिवाइडेड है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के साथ हम आपसे आगे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें